एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने दो पेपर्स जो है ना वो स्टडी कर लिए हैं, 2022 और 2011 का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो तैयार कर लिए होंगे। आज हम 2017 का पेपर स्टडी करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 2017 का पेपर भी 2022 और 2011 की तरह एफएससी बेस पे ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल ज़्यादा जो है ना, जिस तरह से 2020 के पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए थे, इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल नहीं है। काफ़ी इजी पेपर था ये भी, और ये वही पेपर है जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुई थी। ये 2017 में हुआ था। तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये ब्रीफिंग दे रही हूँ कि हम लोगों ने दो पेपर स्टडी कर लिए हैं और आज तीसरा पेपर स्टडी करने जा रहे हैं। और तीनों पेपर जो है, जिसमें से 50 टू 55 क्वेश्चन जो है ना वो एफएससी में से आ रहे हैं। एफएससी का मतलब अभी आप लोगों की आज एफएससी वैसे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एफएससी कंप्लीट करवा दी, तो उसको जितने अच्छे से हो सके तैयार करें, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली पेपर एफएससी बेस्ड आएगा। ठीक है, तो मैं बार बार एफएससी के ऊपर जोर दे रही हूँ। और 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो मास्टर्स बेस आ रहे हैं और बाकी बीएससी का पेपर आ रहा है। तो इसलिए ज्यादा जो है ना आप लोगों ने एफएससी को अच्छे से तैयार करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन आर कैन प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट ऑफ। तो इनमें से हमने रिजल्टेंट बताना है। अब 7 और 5 जो है वो दो तरह से हमें रिजल्टेंट दे सकते हैं। फर्स्ट तो जो है, अगर ये दोनों फोर्सेस क्या हो, पैरेलल हो। ये 7 न्यूटन फोर्स हो गई और एक 5 हो गई, सॉरी, हाँ जी, ये फोर्स है फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 न्यूटन। ठीक है, इसको हम 7 कह देते हैं और इसको 5 है। अब ये दोनों पैरेलल है और इनका जो है ना वो सम किसके बराबर होगा, 12 के। ठीक है, और अगर ये होती हैं एंटी पैरेलल, मतलब एक की डायरेक्शन ऊपर को हो और एक की नीचे को, तो हम करते हैं 7 - 5 = 2। तो यार ये 2 से बड़ा होगा और 12 और 2 के दरमियान आएगा। अब देखें कि 12 और 2 के दरमियान कौन सी वैल्यू है। 1 तो हो नहीं सकती, 0 भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के आप लोगों को रूल पता है कि 0 बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ये तीनों जीरो जो है ना ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन 5 0 0 0 5, अब ये दो जीरो जो दरमियान वाले है ना, ये दोनों दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहे हैं। ये दोनों जीरो दो F5 के दरमियान आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 5 0 0 5 जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट आर 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम लाहौर एंड गोज 60 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड्स गुजरावाला। अब देखिए कि कार ने स्टार्ट लिया लाहौर से और 60 किलोमीटर कवर करती है नॉर्थ की तरफ, और कहाँ पहुंचती है, गुजरावाला। आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर द कार इमीडिएटली टर्न्स राउंड, मतलब वापस मुड़ जाती है, एंड रिटर्न्स टू लाहौर, और वापस लाहौर आ जाती है। मतलब उसने लाहौर से स्टार्ट लिया और वापस कहाँ पे आ गई, लाहौर। द total time for this round trip is 2 hour. The magnitude of average velocity of the car for this round trip. तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v एवरेज बराबर है d2 - d1 ओवर डेल्टा t। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कवर ही नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी ने जहां से फॉर एग्जांपल यहाँ से नॉर्थ तरफ गई, वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गई। उसी पोजीशन पे आ गई तो डेल्टा डी किसके बराबर होगा, 0। तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, v एवरेज बराबर होगी 0 के। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका भी, 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द मैस रेफर्स टू सेम फिजिकल कंसेप्ट एज दैट ऑफ फोर्स, वेट, एनर्जी, वॉल्यूम, इनर्शिया। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था लीनियर के मोशन के अंदर जो मैस होता है, लेकिन एंगुलर मोशन के अंदर इनर्शिया जो है वो मैस के एनालोगस होता है, रोटेशनल एनालोगस ऑफ मैस है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, और उसको हमने रोकना है, तो किसके बराबर होगी वो, उसको जो कितना वर्क उसके ऊपर करना पड़ेगा, द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम इट्स एक्सेलरेशन। तो ये क्या बनता है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए। ये एम ए बनता है ना, तो ये तो फोर्स बन गई। ठीक है, लेकिन मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एम वी, वेलोसिटी
और मल्टीपल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, हमने उसको स्टॉप करना है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना है। तो हमने क्या करना है, ब्रेक्स अप्लाई करनी है, वर्क की फॉर्म में ब्रेक्स अप्लाई करनी है ना। तो ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन के जरिए हमने वर्क करना है ना, तो हमारी किसकी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जितनी तेजी से कि मूव कर रहा है, उसके बराबर हमें वर्क देना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन सी है कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही हमें उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि वो रुक जाए। तो ब्रेक्स अप्लाई करेंगे और वो वर्क किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और इनर्शिया भी जो है वो मैस का एनालोगस है। तो मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेशन के इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वो मैस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। स्फीयर ए हैज mass and is moving with velocity v, it makes head on collision but with a stationary sphere of mass b. After the collision their sphere their speeds are। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इलास्टिक कोलिजन इन वन वन डायमेंशन के अंदर। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटीज का, तो वी ए प्राइम, वी ए और वी स्मॉल ए को मैं लिख लेती हूँ वी वन प्राइम। तो ये किसके बराबर होता है, एम टू वी टू ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन माइनस एम टू और एम वन प्लस एम टू। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना। ठीक है। अब मैस कितना है, एक का मैस 2m है और एक का मैस कितना है m। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पहली वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि दूसरा मैस बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे है। तो m1 माइनस m2, तो m1 जो है मैस m विद स्टेशनरी स्फीयर b ऑफ मैस 2m। तो m1 की वैल्यू m माइनस 2m ओवर 3m हो गया ये। ठीक है। और v1 तो 2 माइनस 1, तो माइनस 1, तो v1 बाय 3। तो v1 प्राइम किसके बराबर आएगी, v1 ओवर 3 के। तो हम v1 और ये v1 को क्या रख देंगे, v ओवर 3 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन। तो अब देखेंगे माइनस v ओवर 3 तो दो के साथ है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना हमारे पास सी होगा। हम दूसरा निकालें, दूसरा भी निकाल सकते हैं, उसको भी मैं निकालती हूँ, v2 प्राइम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पहले मैं इसको रेज करती हूँ डायरेक्ट। हाँ जी, तो मैं v2 प्राइम किसके बराबर होता है, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और m1 प्लस m2। इसमें सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास v2 जीरो है। तो 2m1, ठीक है, 2m आ जाएगा ओवर 3m, और v1 की जगह पे v, तो 2/3m। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, सी, क्योंकि पहले भी हमने माइनस v/3 निकाल लिया था, तो हमें पहले भी आइडिया हो गया कि तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एन आइस स्कैटर with rotational inertia I is spinning with angular speed omega। यहाँ पर ओमेगा है लेकिन W से शो किया गया। She pulls her arms in thereby increasing her angular speed to 4 omega naught। Her rotational inertia is then। अब हमारे पास उसने क्या किया है, पहले उसका मैं उसको कर देती हूँ, जो इनिशियल इनर्शिया होता आई नॉट ओमेगा नॉट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, आई नॉट, और ये किसके बराबर होगा, आई ओमेगा के। ठीक हो गया। अब ये आई नॉट ओमेगा नॉट तो वैसे ही आ जाएगा ना, लेकिन उसकी बाद में वेलोसिटी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है। तो ये आई 4
ओमेगा। तो ये ओमेगा नॉट के साथ इधर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ओमेगा नॉट पुट कर लेते हैं और यहाँ पर आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा नॉट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आई किसके बराबर आ गया है, आई नॉट ओवर 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है आई नॉट 4 करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। अच्छा जी, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज एक्सप्रेस्ड बाय आर एंड द मास ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, ये तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो जी ओवर जी, कैपिटल स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी इज इक्वल टू एम ओवर आर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन के अंदर ये एम ओवर आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ए स्प्रिंग स्केल इज कैलिब्रेटेड इन न्यूटन एंड यूज टू वेट शुगर। तो if it were possible to weigh sugar at the following location, the buyer will get the most sugar in the Newton। तो न्यूटन जो है वो किसका फॉर्मूला है, फोर्स का है ना, तो वेट वो फाइंड कर रहा है, W इज इक्वल टू एम जी। अब जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे नहीं, ज्यादा नहीं होती, कम होती है। मून पे वैसे भी जी से कम होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है, तो पोल पे जो है वो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इस वजह से जो वेट है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एम तो रहेगा कांस्टेंट। तो चेंज यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, जी की वैल्यू चेंज हो रही है। अब जी कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, जी जो है वो पोल के ऊपर मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे उससे लेस होगा, मून के ऊपर भी लेस होगा, और अर्थ के ऊपर जो है वो अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, 0 होगा। द हाइड्रोलिक मोबाइल जैक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये मैंने आप लोगों को जब 9th क्लास के अंदर पढ़ाया था, तो ये हाइड्रोलिक जैक जो है ना वो पास्कल लॉ की जो है ना वो एप्लीकेशन है। ठीक है, एट हाई अल्टीट्यूड सम पर्सन फील द ब्लड इज फ्लोइंग आउट ऑफ द नोज एयर, दिस इज बिकॉज। तो जब बंदा एल्टीट्यूड पे चला जाता है ना, तो जैसे जैसे जमीन से डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हमारे पास प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो हाइट के साथ साथ जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि हाई प्रेशर से जो चीजें हैं वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बॉडी के इनसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो ब्लड है वो नोज के जरिए बाहर या कान में से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बाकी सारी चीजें जो है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एट अल्टीट्यूड, नहीं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीजेस, ये सारी भी रीजंस है। लेकिन जो इस चीज की रीजन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज होना ही है। ठीक है, a body of mass m moving at constant velocity hits another body of the same mass moving with velocity v by 2 but in the opposite direction and sticks to it the common velocity after the collision। तो देखें, कोलिजन की बात आ गई है और कॉमन वेलोसिटी है, तो सिंपल इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं की। जब इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो पहले वाले फार्मूले लगेंगे, अगर इसकी बात नहीं की तो हमारे पास सिंपल जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, m1v1 प्लस m2 v2 बराबर है। अब इनकी जो है फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो मैं ये लिख दूंगी m1v प्लस m2v, m2v। अब देखें मैसेज भी दोनों के सेम है, ठीक है, मैसेज भी सेम है ना, तो मैं ये सबस्क्रिप्ट खत्म कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2mv, और यहाँ पर भी m है, तो m को मैं बाहर कॉमन भी तो ले सकती हूँ ना, m को कॉमन ले लूंगी इधर से, क्योंकि सबस्क्रिप्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि m1 और m2 बराबर है m के, और v1 कितनी है v, और v2 है हाफ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और v2/2, तो 1 में से हाफ माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, v/4, माइनस v/4 जो है ना हमारे पास आंसर आएगा, प्लस v/4 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये कैसे आता है मैं आप लोग को इधर करके इसका लास्ट स्टेप बता देती हूँ। m के साथ कैंसिल हो गया, तो ये है, इसको मैं प्राइम कह देती हूँ। ठीक है, ये प्राइम वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी, तो v प्राइम आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा v/2,
और ये जो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा v/4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ से, v/4। तो ये फर्स्ट के अंदर ही मौजूद है। ठीक हो गया। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ for n moles of an ideal gas PV is equal to nRT, SI unit for the universal gas constant। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये जो R जो दोनों में R जा रहा है ना, ERG, तो ये दोनों ही यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ERG और ERQ दोनों ऐसे यूनिट नहीं है। अब देखें कि हमारे पास प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर, और आर का यूनिट हमने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टी है, सॉरी आर का यूनिट निकाला, नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल। तो पीवी का यूनिट होता है जाउल, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो जाउल पर केल्विन पर मोल, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा। पीवी का मैं दोबारा बता रही हूँ कि पीवी जो है ना, ये वर्क डन के तौर पर डिफाइन करता है, इस वजह से ये किसके बराबर है, जाउल के बराबर इसका जो है ना वो यूनिट आएगा। The second law of thermodynamics when stated with reference to heat engine is called, second law of thermodynamics जो है वो केल्विन स्टेटमेंट जो उसकी है वो हीट इंजन के साथ रिलेटेड है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ी थी कि नो हीट इंजन हैव ए, मतलब कोई भी हीट इंजन इस तरह से नहीं होता जिसके दो रेजरवायर ना हो। दो, मतलब दो रेजरवायर के बगैर कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो और ये कौन सी स्टेटमेंट है, स्केल्चमैन स्टेटमेंट, और सेल्सियस स्टेटमेंट भी इसकी मौजूद है। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स अस टू डिफाइन, तो जीरोथ लॉ ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेपर में किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो जीरोथ लॉ हमारे पास क्या करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी वगैरह को डिफाइन नहीं करता, लेकिन सिर्फ ये जो है टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अच्छा जी, मेटल पाइप यूज टू कैरी वाटर समटाइम्स ब्रस्ट इन द विंटर बिकॉज, अब सर्दियों के अंदर जो है ना वो मेटल पाइप ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, इसके रीजन क्या है, मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन वाटर, तो ये रीजन भी नहीं है। मेटल बिकम ब्रिटल व्हेन कूल्ड, तो ये रीजन भी नहीं है। आइस एक्सपैंड्स व्हेन इट मेल्ट्स, तो आइस मेल्ट होते वक्त नहीं फैलती बल्कि आइस फ्रीज होते वक्त फैलती है। वाटर एक्सपैंड्स व्हेन फ्रीजेस, तो जब वाटर आइस की फॉर्म में चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से टायर जो है ना वो फट जाते हैं। अच्छा जी, द बिल्डिंग्स आर केप्ट कूलर इन समर विद लाइट कलर शेड्स इंस्टेड ऑफ डार्क कलर विंडोज, दिस इज बिकॉज लाइट कलर शेड्स, तो लाइट कलर जो है वो मोर जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को बिल्कुल भी ऑब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि ब्लैक कलर जो है वो सनलाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करता है, इसलिए गर्मियों के अंदर जो है ना वो लाइट कलर के कपड़े यूज किए जाते हैं, और उनको जो है कलर वगैरह भी लाइट कलर का किया जाता है ताकि इनसाइड जो है ना वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इंक्रीज ना करे। द डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी देखिए चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन लिया गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp माइनस Cv किसके बराबर होते हैं, आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, ये हमने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है, और ये आप लोगों ने, इसका आंसर जो है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आर के बराबर है। ठीक है, if a heat engine is doing positive work in each cycle while losing some heat as a heat with no heat energy input, अब इनपुट के बगैर तो आउटपुट हो ही नहीं सकती, इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है कि हमारे पास उसके अंदर भी दो हीट रिजर्वायर होने चाहिए, और इनपुट पे भी हीट होनी चाहिए और आउटपुट पे भी हीट होनी चाहिए, मतलब ना T1 और T2 दोनों का होना जरूरी है, उसके बगैर जो है ना वो कोई भी हीट इंजन वर्क नहीं करता, और ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। अच्छा, lambda is the wavelength of each of the component sinusoidal traveling waves that form a standing wave. Standing waves कौन सी waves होती हैं, stationary waves होती हैं। The distance between the adjacent nodes in the standing waves, तो आप लोगों को पता है कि दो consecutive nodes हैं उनके दरमियान हाफ lambda का distance होता है, और दो consecutive anti nodes के दरमियान भी हाफ lambda by 2 का distance होता है, लेकिन एक node और anti node के दरमियान lambda by 4 का distance होगा, और मतलब दो अगर कंजेक्टिव नोड और एंटी नोड है ना, तो उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पिच ऑफ एन अप्रोचिंग सायरन इज इंक्रीजिंग, तो पिच की बात जब भी आएगी तो वो किससे रिलेटेड होगी, फ्रीक्वेंसी से। अब ये देखें कि इस तरह का क्वेश्चन दो दफा आ गया पेपर में, ये 2011 के पेपर में भी पिच से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये मैंने आप लोगों को भी मार्क करवाया था पहले भी कि पिच जो है ना वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। It is due to the increase in its
फ्रीक्वेंसी। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ वेयर वेव अपियरिंग विद डिफरेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर ए नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन ए मीडियम इज नोन एज। जब डिफरेंट वेव्स जो है ना वो ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, और जब उनको कंबाइन करते हैं या सुपरपोज करते हैं तो उनकी डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। तो कौन से फिनोमेना के अंदर होती है? डेफिनेटली इंटरफेरेंस के अंदर होती है। इंटरफेरेंस के अंदर कुछ पॉइंट पे जो है ना वो रीइंफोर्स कर जाते हैं और दो वेव्स, और कुछ पॉइंट पे कैंसल आउट कर जाते हैं। कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होती है वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और जहां पर जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव होती है वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डिफरेंट इंटेंसिटी अपेयर कहाँ पे होती है? इंटरफेरेंस के पैटर्न के अंदर होती है। उसके बाद है A1 and A2, the amplitude of two waves in Young's double slit experiment. The maximum intensity of the fringe is। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैंने जहां से पेपर इसको पढ़ा था तो मैंने इसका जो है आंसर वहां पर A1 + A2 पढ़ा था, लेकिन मुझे इसका सोर्स ओरिजिन नहीं मिल पाया कि ये कहाँ से लिया गया है। हाँ, लेकिन ये बीड नंबर ऑफ बीड्स जो है ना वो रिलेटेड होती है A1 + A2 का स्केयर के। तो ये इस तरह से है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पर भी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है तो उसका ये रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये क्वेश्चन भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो in Young's double slit experiment, if the separation between the slit is reduced to half and the distance from the screen is doubled, then the fringe width is। तो क्या फार्मूला था इसका? डेल्टा y से हमने पढ़ा था इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा एल ओवर डी था। डी, ये स्मॉल डी यहाँ पर यूज किया गया था डिस्टेंस फ्रॉम दी स्लिट। तो हमने क्या करना है, जो है स्लिट के दरमियान डिस्टेंस है उसको क्या कर देना है? डबल करना है। बिटवीन द स्लिट्स इज रिड्यूस टू हाफ, ये डी जो है इसको हमने हाफ करना है, तो D/2 करेंगे इसको। और जो यहाँ पर L है इसको डबल कर देंगे, L, और लैम्डा टू, लैम्डा के साथ 2L कर देंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 λL/D। तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रपल्ड हो जाएगा, मतलब फोर्थ टाइम जो है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड लाइट रेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शुड बी। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर ये आंसर गिवन है परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड। तो परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड है तो एंगल क्या होगा? 90 का। तो सी ऑप्शन जो है ना इसका हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टाइप्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। पोलराइजेशन के प्रोसेस के लिए वेव्स का ट्रांसफर वेव्स होना जरूरी है। तो हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं एंड दीज कैन नॉट बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस वेव्स इन अ मीडियम टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस देन डैश ऑफ द वेव्स विल चेंज एज वेल। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ चेंज क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है ना वो है स्पीड। v इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, v चेंज होगी तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से हमारे पास क्या चेंज होगा? v चेंज होगी तो डेफिनेटली वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। f इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो t बराबर है 1 ओवर f। ठीक है, तो ना टाइम पीरियड चेंज होगा ना ये चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। डेफिनेटली ये टेम्परेचर के चेंज करने से वेव्स की जो है ना स्पीड कम या ज्यादा होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ना वो सेम रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? वेवलेंथ। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेक्स डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर एनर्जी तो है दो पार्टिकल्स के दरमियान में ट्रैप रहती है। और दूसरी वेव्स कौन सी है? प्रोग्रेसिव। तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी ट्रैप रहती है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाती, लेकिन प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो
किसी वेव की प्रॉपर्टी है, स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी एम्पलीट्यूड, फेस ऑफ द वेव एंड फ्रीक्वेंसी जनरल वेव की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है क्यू डिनोट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये क्या है, के जो है ना वो कूलम्स कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज। क्यू चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो के हमारे पास दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हमारे पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर जो है ना इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेल पे है, तो वो जीरो कहाँ पे होगा। तो हमारे पास जब हम इसकी जो गाजिस लॉ की सेकंड ईयर में से ये क्वेश्चन है कि गाजिस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो उसके हम जब आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देते हैं, तो उसके जो इनसाइड है हमारे पास क्या होता है, इस तरह वाली सिचुएशन आती है। वहां पे कुछ प्लस चार्ज बाहर होता है, ठीक है, और इनसाइड जब हम गाशियन सरफेस लेते हैं तो उसका रेडियस होता है स्मॉल आर, तो इनसाइड जो है ना वो ई की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इजी है, बहुत इजी है, बल्कि आप लोगों ने कर ली होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ थ्रू ए वैक्यूम। तो ये जो है ना हमने सबसे पहले बनाना है, नॉर्थ साउथ बनाना है। हाँ जी, नॉर्थ साउथ बना लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और यही डायरेक्शन है जिसके अलोंग हमारे पास पार्टिकल एंटर हो रहा है। तो फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रॉन है तो ई वी क्रॉस बी। तो वी और बी के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, जीरो। तो साइन जीरो किसके बराबर होता है, ई वी बी वैसे ही, और साइन थीटा, साइन हमारे पास क्या है जीरो, तो फोर्स लगने वाली क्या होगी, जीरो। बी अन, तो फील्ड की वजह से फोर्स तो कोई भी नहीं लगी ना, तो बी अनअफेक्टेड बाय द फील्ड, तो फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी, तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ। तो क्लोज लूप बनती है स्टेटमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये गाजिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, किसकी वैल्यू है, गाजिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो है ना इसका आंसर है। एम्पियर्स लॉ तो वैसे ही करंट के बारे में है, और फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस के बारे में है, एंड गाजिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसके अंदर हम बात ही नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई है तो डेफिनेटली जो पहला या दूसरा ऑप्शन तीसरे तीनों में से होगा, डी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है। ठीक है, ए पर्सन विद नियर साइडनेस विल यूज आई ग्लासेस हैविंग। तो हमारे पास दो तरह के जो है ना वो नियर साइडनेस और फार साइडनेस। नियर साइडनेस के अंदर क्या होता है कि दूर की जो चीजें हमें नजर नहीं आती, ठीक है, उसको हम कल भी हमने पेपर के अंदर की स्टडी किया था, क्वेश्चन की जो है ना वो चेंज हो गई है, तो इसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस, या डाइवर्जिंग लेंस को कनकेव लेंस भी कहते हैं ना, और अगर फार साइडनेस हो तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। लाइट फ्रॉम सम स्टार शोज एन अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होती है, ड्यू टू द relative मोशन। स्टार्स में से जो लाइट आती है, तो relative मोशन, यहाँ पर relativity इंक्लूड हो जाती है, relativity की वजह से फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड ई। तो फाई किसके बराबर होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब थीटा जीरो पे क्या होता है, 1। 45 पे भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, 90 पे क्या होता है, जीरो, और ग्रेटर देन 90 के ऊपर क्या होता है, माइनस में वैल्यू उसकी चली जाती है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास द फ्लक्स इज नेगेटिव एंड द एंगल बिटवीन इट ग्रेटर देन 90 जो होगा, तो हमारे पास उसके दरमियान क्या होगा, 90 का ग्रेटर देन 90 कोई भी एंगल होगा, जैसे cos 120 -1/2 के बराबर है, और cos 180 -1 के बराबर है, तो ग्रेटर देन 190 होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा।
नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मास पार्टिकल रिजेंबल्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये भी मैं आपको F न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अभी तक देखें कि हमारे पास कोई क्वेश्चन भी जो है ना वो 37 क्वेश्चन में से बीएससी के एमएससी में से नहीं आया, सारा पेपर अभी तक एफएससी बेस आ रहा है। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथ्स के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसको मैं यहाँ पे जी लिख देती हूँ, और एफ ई किसके बराबर है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो रिजेम्बलेंस इसके साथ किसके है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दोनों जो है ना वो सोर्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर m1 m2 ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स है और Q1 Q2 Fe का सोर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर डिपेंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये लाइन भी एज इट इज पेपर में लिखी हुई है कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आर सी जो है ना वो किसके बराबर होता है, टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। आर सी बराबर होता है टाइम कांस्टेंट के। हाँ जी, तो आर सी बराबर है टाइम, और ये टाइम कौन सा है जो हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है the magnitude of the force on a moving charge carrier is maximum when angle between the velocity of the carrier and the magnetic field is। तो क्या वैल्यू है इसकी मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो एंगल कितना है दोनों के दरमियान 90 0 180, तो साइन साइन थीटा आएगा ना। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका 90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द मोटर हैज। तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू वी माइनस एप्सिलॉन ओवर आर। अब ये एप्सिलॉन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ हम इसको कहते हैं। जब मोटर स्टार्ट है तो कोई भी करंट उसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा, बैक ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी तो ये वैल्यू क्या होगी जीरो। तो करंट जो होगा वो वी ओवर आर के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर कैपिटल आर। तो ये है मैक्सिमम करंट की वैल्यू, और ये कब होगा जब मोटर जस्ट स्टार्ट लेगी, और जैसे जैसे मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचेगी तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, और हमारे पास जो है ना वो करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये भी एफएससी का ही क्वेश्चन है। जैसे कोई एमएससी का क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। A charge q is moving in a magnetic field. If the velocity of the charge is doubled somehow, the force acting on it। द चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, इसके अंदर भी वही वाला फार्मूला लगेगा। F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज डबल्ड। v को डबल कर देंगे तो डेफिनेटली फोर्स भी तो डबल हो जाएगी ना। इसको डबल कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी हमारे पास डबल हो जाएगी, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है विच मैक्सवेल इक्वेशन प्रिडिक्ट्स द मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले क्वेश्चन आया था कि मोनोपोल की अगर एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो कौन सी इक्वेशन मैक्सवेल जो है ना वो मॉडिफाई होगी। तो इसका आंसर था डेल डॉट बी, जो है गाजीज लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, डेल डॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मिक्स्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दैट्स आंसर विल बी नो चार्ज। अगेन जो है ना वो क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, तीसरी दफा पेपर में आ गया है टू पैरेलल वायर्स करंट कैरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो वो अट्रैक्ट करेगा और
ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये रिपेल करेगा। ये चैप्टर नंबर 14 के सेकंड पेज के ऊपर बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। When neutron is captured by a proton, it results to form। अब देखें कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हीलियम के उसके हाइड्रोजन के न्यूक्लियर को भी कहते हैं ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन, तो ये ड्यूट्रियम बन गया, ड्यूट्रॉन बन गया। तो ड्यूट्रॉन या इसको ड्यूट्रियम कहते हैं। और उसके साथ साथ जब दो पार्टिकल मिलते हैं और एक बाउंड स्टेट बनती है ना, तो बेटा इसके अंदर मैस इफेक्ट के तरीके से हमारे पास डेल्टा एम मैस का चेंज आता है, और इसको सी के शेयर कर मल्टीप्लाई करें तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एमिट होती है, दैट इज द गैमा रे फोटोन। तो जो है ए आंसर हमारे पास इसका करेक्ट है। एक्स रेज नहीं एमिट होती बल्कि गैमा रेज फोटोन जो है ना वो एमिट होते हैं, और एक ही ड्यूट्रॉन बनता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं? ड्यूट्रॉन बनाते हैं। देखिए अगर प्रोटॉन तो सिंगल है, उन्होंने न्यूट्रॉन्स लिखा है, तो ये ज्यादा ज्यादा एक ही करेगा, क्योंकि ट्रिटियम तो बन नहीं रहा, तो ड्यूट्रियम बन जाएगा। ये ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रियम इसको कहते हैं। द subatomic particle having mass equal to greater than that of protons। तो प्रोटॉन्स जो हैं उन सिर्फ प्रोटॉन्स एक्चुअल में बैरियॉन्स है, तो और जो बैरियॉन है उनका साइज ही प्रोटॉन से ज्यादा हो सकता है। मीजॉन भी छोटे हैं, बोसॉन भी, और इलेक्ट्रॉन भी जो है, न्यूक्लियॉन्स भी जो है, एक तो प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, और दोनों का साइज बराबर है। बोसॉन भी इसी तरह से प्रोटॉन ही, और बाकी सारे जो दूसरे बोसॉन है वो भी प्रोटॉन से छोटे हैं। मीजॉन वैसे ही दो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और बैरियॉन्स जो है वो तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से हो कि बैरियॉन इस तरह से कंबाइन करें कि हमारे पास प्रोटॉन का जो है ना बड़ा पार्टिकल प्रोटॉन से बन जाए। फोटो डायोड वर्क्स इन इट्स व्हेन इट इज, तो ये भी एज इट इज लाइन पहली फोटो डायोड की जो है ना लिखी हुई है कि फोटो डायोड जो रिवर्स बाय सिचुएशन के अंदर जो है ना वो वर्क करती है। उसके बाद वन प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ, ये चैप्टर नंबर 21 का वेरी लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्रोटॉन है वो टू अप एंड वन डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो एक आपके ऊपर 1/2, आपके ऊपर 2/3 चार्ज होता है, +2/3 +2/3 कितना हो गया? इसका आप चार्ज भी वैल्यूएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके बता सकती हूँ, बता देती हूँ बल्कि बेहतर है। तो ये बी जो है ना सेकेंड ईयर में से है 2/3 +2/3 -1/3, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम 4 -1 इक्वल टू 3/3। तो कितना चार्ज आ गया? +1। तो +1 किसके ऊपर चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स मॉडरेटर आर यूज टू, मॉडरेटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना वो किसके ऊपर बेस करते हैं? ये यूरेनियम के ऊपर बेस करते हैं, और यूरेनियम के जो है ना एक आइसोटॉप के अलावा बाकी सारे जो है ना ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से फिशन करते हैं। अगर हमारे पास स्पीड ज्यादा हो न्यूट्रॉन्स की तो वो फिशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी भी नहीं करते, अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन भी। तो मॉडरेटर जो है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करते हैं। तो इन ऑर्डर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स moderators are used। Which of the following are not electromagnetic radiation? Ultraviolet, visible, cathode ray, radio waves। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद है, ओनली कैथोड रेज नहीं है क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे मुश्तमिल होती है। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होगी, n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, माइनस का साइन है ना, तो हमारे पास डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल आ गया ना, इस वजह से हमारे पास क्या आंसर आएगा? डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर ऑफ रेडिएशन इज द मोस्ट एफिशिएंट, तो तीन तरह के डिटेक्टर जो है ना हमने एफएससी के अंदर पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, विल्सन सॉल्ट क्लाउड चैम्बर, सिंटिलेंट काउंटर, गीगर काउंटर। तो गीगर मुलर काउंटर, विल्सन और सॉलिड स्टेट में से जो है ना सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है। ये मोस्टली रेडिएशन जो कि आम डिटेक्टर
जो है ना उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी डिटेक्ट कर लेता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है मोनोक्रोमेटिक, रेड बीम ऑफ लाइट कैन नॉट बी, तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्रैक्ट भी कर सकती है और फोकस भी कर सकती है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है। लेकिन सिंगल कलर है, डिस्पर्जन नहीं होती। डिस्पर्जन क्या होती है कि एक लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर के अंदर डिवाइड होना, जैसे व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स पे मुश्तमिल होती है और जब वो प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब हमारे पास कलर क्या है, सिंगल रेड बीम है, रेड कलर है, मोनोक्रोम है, तो मल्टीपल वेवलेंथ तो है ही नहीं, तो डिस्पर्जन तो वेवलेंथ की डिस्पर्जन है ना, डिफरेंट वेवलेंथ के तो आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ना रेड लाइट डिस्पर्स नहीं हो सकती, कैन नॉट बी, डिस्पर्जन का प्रोसेस जो है ना ये नहीं हो सकता। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको पता है, सिंपल क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक है, इस तरह के पूरे 7 हो जाते हैं। द नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटर्स, तो ब्रेवियस लेटर्स इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो 14 है, जैसे एफसीसी, बीसीसी और मतलब जैसे सिंपल क्यूबिक है तो इसका एफसीसी भी होगा, बेसिक सिंपल फेस सेंटर सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक, इसके अलावा बाकी और भी बनाए जा सकते हैं। तो ये टोटल नंबर इनकी जो है ना वो 14 है। ये क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन है जो अभी तक मास्टर्स लेवल का आया है। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड, अच्छा ये जो मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से आया है, ये एमएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़ाई जाती है। और टोटल पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट सेल, तो ये बी जो है ना ये इसी में से है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है ये 74 है। और इसको मैं ड्राइव करना आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को इसके सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे तो उसको ड्राइव करना मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं पेश आती। फेस सेंटर के लिए 72 है, बॉडी सेंटर के लिए आई थिंक सो 52 है, और इस तरह से जो फ्रैक्शन है आप लोगों ने एज इट इज तैयार करनी है। ये 52 और 54 जो है ना, और फॉर 74 सिर्फ 3 फ्रैक्शन जो है ना हमें याद करने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं सॉलिड स्टेट में से। उसके बाद है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल विद एक्स रेज, द स्पेसिंग बिटवीन द कंसेक्टिव लाइंस ऑफ ग्रेटिंग शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ आंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो एक्स रेज है वो 1 आंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर -10 के बराबर होता है ना। तो एक्स रेज की जो है वो वेवलेंथ कितनी होती है, 10 पावर 10 मीटर -10 मीटर। तो हमारे पास जो ग्रेटिंग ग्रेटिंग जो कंजेक्टिव लाइंस है ना, ग्रेटिंग जो है एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो भी फ्यू आंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल विद एक्सेस, द स्पेसिंग बिटवीन द कंजक्टिव लाइन ऑफ ग्रेटिंग शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू आंगस्ट्रॉम। 100 हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा और एक्स रेज की जो है ना वो वेवलेंथ के साथ उनकी कंपैरिजन नहीं होगी और डिफ्रैक्शन का पैटर्न नहीं होगा। In 1912, Lau suggested that Lau जो एक साइंटिस्ट था that a crystal can serve as a dash grating for X-ray diffraction। तो क्रिस्टल जो है ना वो 3 डायमेंशन के तो ग्रेटिंग के तौर पे बिहेव करता है। इसके जैसे एक सेंट्रल एटम देखें तो उसके ऊपर भी एटम होता है, पीछे भी होता है, लेफ्ट में भी होता है, राइट पे भी होता है, मतलब इसकी हर पोजीशन हर तरफ से एटम से घिरा होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ग्रेटिंग फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है अभी तक आया है एफएमएससी में से, बाकी सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो बीएससी में से, सॉरी एफएससी में से आए हुए हैं। द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ऑफ द विड्थ एल इन द फर्स्ट क्वांटम स्टेट इज, तो जो है ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी स्टेट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना 1 होती है, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वांटम स्टेट है और विड्थ जो है ना वो उसकी पोटेंशियल वेल की दी हुई है एल, तो हाफ इसका जो है ना वो आंसर आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसका जो है ना आंसर आएगा L/2। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मेटल एक्सपीरियंस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आयन, तो इसका जो है ना ये आंसर मुझे बहुत कंफर्म नहीं है बहुत अच्छे से। तो बैर थ्योरी इलेक्ट्रॉन की इनसाइड मैटर एक्सपीरियंस से पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो ये डिफरेंट पोटेंशियल होता है, इसका कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका जो है ना पोटेंशियल तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे, तो पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा, लेकिन ये मुझे 100% श्योर नहीं है। The magnetic dipole moment of neighbor atoms are anti-parallel and unequal for magnetic materials।
तो डायमैग्नेटिक जो होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल ही जो है ना वो ना तो एंटी पैरेलल होते हैं, रैंडम होते हैं। पैरामैग्नेटिक के अंदर पैरेलल होते हैं, एंटी फेरो के अंदर अच्छा एंटी फेरो और फेरो, ये जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं इसमें जो पैरेलल होते हैं और सेम होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। एंटी फेरो के अंदर एंटी पैरेलल होते हैं लेकिन होते इक्वल है। तो इसका आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं है। फेरी मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर एंटी पैरेलल भी होते हैं और एन इक्वल भी होते हैं। तो एंटी फेरो इसका जो है ना समहाउ आंसर बन सकता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज टर्म एज मैग्नेटाइजेशन। ये इसकी मैग्नेटाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द फर्मी लेवल कंडक्टर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ऊपर वाला ईएमटी का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, चौथा और ये 5वां क्वेश्चन है जो कि मास्टर्स में से आया हुआ है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो फर्मी लेवल होता है एक, और एक कंडक्शन और ये लेवल होते हैं। अब हमारे पास पूछा किससे गया, एन टाइप में से। जब हम एन टाइप को बनाते हैं ना, यहाँ पर मैं बनाती हूँ एन टाइप के लिए। ठीक है। एन टाइप के लिए ये है हमारे पास बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो इसके अंदर एन टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल है ना वो कंडक्शन बैंड के पास होता है, ये है फर्मी लेवल। लेकिन अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप के अंदर फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के ज्यादा पास होता है। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली फर्मी लेवल कंडक्टर्स इन द सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो कंडक्शन पहले कंडक्ट मूव टुवर्ड द कंडक्शन बैंड, तो वो ऑलरेडी उसके पास है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन होगा कि वो मूव करेगा टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर या अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को डायरेक्ट वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो उसको जो है ना इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब एनर्जी बैंड गैप जो है इन सुपर कंडक्टर इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो के और अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। अब सबसे पहले तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। सुपर कंडक्शन के कंडक्टर्स की डेफिनेशन है कि जब हमारे पास जो है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर से जब नीचे जाते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती जाएगी, बिल्कुल खत्म होती जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे। और अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सुपर कंडक्टर्स के एनर्जी बैंड गैप जो है ना वो ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि ये एक तो कंडक्टर है फिर सुपर कंडक्टर है, उसमें एनर्जी बैंड गैप नहीं होगा, लेकिन सम हाउ जो है ना वो उसकी वैल्यू अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये भी कोई इतना ज्यादा मुझे 100% श्योरिटी वाला आंसर नहीं है क्वेश्चन ही, क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर भी, क्योंकि नियर अबाउट जो इसका आंसर है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ही बनता है इस स्टेटमेंट के हवाले से। लेकिन ये क्वेश्चन की कोई तुक नहीं बनती क्योंकि कंडक्टर्स के दरमियान ही एनर्जी बैंड नहीं है, तो फिर सुपर कंडक्टर्स के दरमियान कहाँ से होगा। उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सुपर कंडक्टर। तो ये भी जो है ना बियॉन्ड द स्कोप क्वेश्चन है। इसका जो है ना एक्सपोनेंशियल ही आंसर है। इसको भी आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेना है। अगर पेपर में रिपीट हो गया तो उसको ये कर दीजिएगा, लेकिन ये जो है ना स्किन डेप्थ का रिलेशन मुझे नहीं मिल सका। उसके बाद अटेनुएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ गुड कंडक्टिंग मीडियम। अटेनुएशन होता है स्ट्रेंथ का डिक्रीज करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ का डिक्रीज करना अटेनुएशन कहलाता है। ठीक है। तो अब देखें कि सारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर तो गैस की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बात करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सिग्नल जो है ना वो वायर के अंदर बहुत जल्दी ड्रॉप करते हैं। ठीक है। In a good conductor, the skin depth is proportional to the attenuation constant। तो ये है इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि स्किन डेप्थ का रिलेशन मेरी नजर से नहीं गुजर रहा, तो जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो ये 2 MCQ थे, ये भी MSc बेस है। The quantum number is most closely associated with what property of the electron? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हमारे पास कितने तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, एक n है,
एक P है, एक L है और एक M है। N जो है ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये हमेशा एनर्जी के साथ रिलेट करता है। इसको एनर्जी के साथ हम रिलेट करते हैं। L जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम के साथ करता है। M जो है वो किसके साथ करता है? M आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है S, और S के अंदर तो S जो है ना स्पिन ऑर्बिटल में मोमेंटम को डिनोट करता है। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको M क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए लेजर बीम कैन शार्पली फोकस्ड बिकॉज ऑफ। तो लेजर की जो प्रॉपर्टी है वो हाईली कोहेरेंट भी होती है, इंटेंस भी होती है और प्लेन पोलराइज भी होती है। लेकिन जो कि हमने फोकस के हवाले से बताना है तो वो हाईली यूनिडायरेक्शनल होती है। हाईली डायरेक्शनल होती है कि हम किसी भी डायरेक्शन के ऊपर उसको फोकस कर सकते हैं। द फर्मी दराक ऑक्युपाई प्रोबेबिलिटी वेरीज बिटवीन। तो ये फर्मी दराक ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इसके सॉलिड स्टेट के अंदर भी लाई करता है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर भी लाई करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फर्मी दराक जो ये फॉर्मूला है उसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 तक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ये भी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। विच इज नॉट नीडेड इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर एक एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि वहां पर हमें जो न्यूट्रॉन चाहिए वो स्लो मूविंग चाहिए। तो एक्सेलरेटर की बजाय मॉडरेटर यूज होता है, फ्यूल भी यूज होता है और कूलेंट भी यूज होता है। अब आगे है एक्सक्लूसिव और डीआर लॉजिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। तो और गेट को जो मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये कितने इस पर मुश्तमिल होता है। और गेट जो है वो एक तो और गेट पे है, एक्सक्लूसिव और उसके अंदर दो नैंड गेट मौजूद होते हैं, दो नॉट गेट भी मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर एंड गेट भी आएगा और गेट भी आएगा एंड नॉट गेट भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काज ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल। ये भी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन है और एज इट इज उठाया गया है कि स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है। और इसी की वजह से स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो है ना हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं और मैग्नेटिज्म का ये ओरिजिन जनरेट करते हैं। अबव डैश टेम्परेचर एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है ना वो फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं? वो है क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर आयरन का आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया गया और वो कितना है 750 डिग्री सेल्सियस। तो ये आयरन का 2-3 दफा पूछा गया तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर। तो टोटल जो है ना ये 4 है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टोटल जो है ना फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स 4 है। द क्वांटा ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन इज नोन एज। अगेन सॉलिड स्टेट मास्टर्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो जो है फोनोन की फॉर्म में जो है ना वो लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं और एनर्जी ट्रांसफर जो है ना वो फोनोन के जरिए होती है। दे जस्ट बिहेव लाइक फोटोन एज, मतलब जैसे एनर्जी का होते हैं ना फोटोन ट्रांसफर हो, फोटोन के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस तरह से लेटेस्ट वाइब्रेशन के अंदर फोनोन के जरिए ट्रांसफर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है? आर बराबर होता है डी ओवर 1.22 लैम्डा। मतलब क्या है? आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर लैम्डा के। तो लैम्डा इनमें से किसकी कम होती है? लैम्डा ज्यादा किसकी होती है और लैम्डा कम? वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है, रेड की जो है ना वो वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ऑरेंज की उससे कम होती है, येलो की फिर कम होती है, ग्रीन की उससे कम होती है और सबसे कम इस वेवलेंथ जो होती है ना वो ब्लू की और उसके बाद क्या होती है? वायलेट कलर की। तो ये जो है ना स्पेक्ट्रम आप लोगों ने याद कर लेना है। तो विच ऑफ द लाइट स्टूडेंट मैक्सिमम रेजोल्यूशन। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन कब होगी? जब वेवलेंथ कम से कम होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ किसकी कम है? ब्लू लाइट की कम है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने की वजह से रेजोल्यूशन क्या होगी? मैक्सिमम। हाँ जी। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर एल्फा, यहाँ पे ए टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एंगुलर, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका आंसर ए है। तो ये गलती से बोल्ड हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है बल्कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। Two masses M and M are hung vertically down
हाँ जी, तो ये जो है जो है पुली वाला क्वेश्चन है, फ्रिक्शनलेस पुली वाला, और ये 9th क्लास में से क्वेश्चन लिया गया है। तो कैपिटल M माइनस एम जी ओवर M प्लस एम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो कि वहां पर गिवन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो जी के साथ ये रिलेटेड है, और ये भी एज इट इज लिखा हुआ है, और मैंने आप लोगों को जब करवाया था तो बताया भी था। उसके बाद है बॉडी ऑफ mass m is revolving in a circle of radius r with a constant speed v. The work done when body completes one revolution, जब पूरी बॉडी कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है सर्कुलर पाथ पे, वैसे भी वर्क डन जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, वर्क डन ऑन ए सर्कुलर पाथ बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास जीके का क्वेश्चन शुरू हो गया है। बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड इन एन एक्सेल। तो आप लोगों को ये डिवीजन का भी अंदाजा हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से हमने जो है ना वो जीके तैयार करना है। तो जीके की जो है ना वो किस तरह जो दो क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट जो है ना वो कंप्यूटर साइंस में से आए हुए हैं। तो एक्सेल जो है, एक्सेल के अंदर सेल्स बने होते हैं, डिफरेंट सेल्स। तो डाटा किसके अंदर एंटर होता है, सेल्स के अंदर होता है। ठीक हो गया। स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। स्टोर तो स्कैनर नहीं करता। नाउ आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैन जो है ना वो सिर्फ हम इनपुट लेते हैं, कोई वहां पर हम पेज रख देते हैं और उसको स्कैन करता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है ना ये कंप्यूटर साइंस फील्ड में से आए हुए हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन मैथ्स के हैं। शॉप गिव्स 4 पॉइंट्स फॉर एवरी 75 स्पेंड बाय कस्टमर्स। अली अर्न 36 पॉइंट्स। तो मतलब 4 पॉइंट जो है ना, उस जो 4 पॉइंट अर्न करता है उसको कितने पैसे मिलते हैं, 75 रुपए मिलते हैं। ठीक है, स्पेंड बाय कस्टमर्स। तो अगर अली ने जो है ना वो 36 पॉइंट्स अर्न किए हैं, तो कितने उसको पैसे मिलेंगे, तो 4, तो 36 है। तो आप देखें कि 4 को अगर जरब देते हैं 36 के साथ, तो क्या आंसर आता है, 9। और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो हमारे पास 675 आंसर आता है। तो इफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। 60, तो एंगल्स के तमाम ट्राइंगल्स के तमाम एंगल्स का जो है ना सम किसके बराबर होता है, 180। तो दो 60 60 के है, तो तीसरा भी डेफिनेटली कौन सा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेम वाली जो ट्राइंगल होती है वो कहेंगे। उसके बाद कन्वर्ट द पैसिव वॉइस हु गेव यू परमिशन टू एंटर। तो जब हु की बात आ जाती है तो बाय होम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम करते हैं वाज या वर के अंदर। तो हमारे पास यू है तो वर आएगा, तो बाय वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अब्दुल ग्रैब द बॉय एंड रोल्ड हिम ऑन द ग्राउंड टू। फ्लेम्स का वर्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को बर्न आउट का वर्ड यूज हुआ है। तो बर्न आउट, फ्लेम्स तो जलते ही है ना, तो फ्लेम्स के साथ आप लोगों के पास बर्न आउट आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंग्लिश के यहाँ पर जो है ना वो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। द प्लॉट ऑफ द नॉवल वाज डैश, इट वाज इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल कंप्लीटली। तो ये जो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, तो वो क्यों क्या था, मोर कॉम्प्लिकेटेड था, और सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वाज। तो उसके साथ जो देखे ना अंडरस्टूड आंसर भी हमारे पास सी है। फिक्रे को पढ़ के देखें, जो सुइटेबल लगे उसको यूज करें। ठीक है, कंप्लीट द प्रोवर्ब। अब इंग्लिश के हमारे पास 4 क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास स्कीम होती है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो ये जो है ना हमारे पास प्रोवर्ब आ गया है, और यहाँ पर ये जो थे ये पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए थे। उसके बाद नेम द जनरल जनरल एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। नेम द जनरल टाइप ऑफ मैमल दैट गिव्स बर्थ टू अंडर डेवलप्ड यंग दैट आर केप्ट इन पाउचेस ड्यूरिंग द असेनिंग पीरियड। तो असेनिंग पीरियड मतलब कौन सा टाइम होता है जब वो उनके बच्चे जो है ना उनके पास वो अपनी थैली के अंदर बच्चे कौन से रखते हैं, तो इनको मार्सोपियल्स कहते हैं, जैसे कि कैंगरू इसकी एग्जांपल है। स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, तो पॉइजन को जो है ना वो टॉक्सिक का वर्ड यूज किया था, तो टॉक्सिकोलॉजी। द फेमस मूवीज स्लम डॉग मिलियनर इज बेस्ड ऑन द बुक क्यू एंड ए, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो ये जो है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो ये जो है आप लोगों ने इसको रीड आउट ही जस्ट करना है। उसके बाद है द बर्मुदा ट्रायंगल इन द अटलांटिक ओशन इज फेमस फॉर, तो प्लेस वेयर वाटर इज वेरी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जंगेज खान। तो तैमूजिन जो इसका नाम था, रियल नेम था। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द
माइनॉरिटीज इज डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल। तो ये पाक स्टडीज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है ना वो 36 है कि मुसलमानों के जो हकूक है वो 1970 के 73 के कौन से आयन की शिक के अंदर बयान किए गए हैं। हु बिकेम फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है ना वो करंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी हमें इसका नहीं पता। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसको भी कुछ हद तक हम तैयार करेंगे, ज्यादा इसको भी हम तैयार नहीं कर सकते कि वो हमें नहीं पता कि वो किस टाइम की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। जून 2017 विच कंट्री पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो ये भी हमें जो है ना इसका आंसर यूएसए है। ठीक है, ये भी एज इट इज याद करना है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ, तो इसका जो आंसर है ये 2 years है। ये भी पाक स्टडी के अंदर क्वेश्चन हमारे पास दिया होता है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मजीद वीडियोस देखनी है, मजीद पेपर स्टडी करने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।